सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इस टाइप से? नो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। ठीक है ठीक है, केसेस नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। तो देखो, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल कंपोनेंट्स के बारे में तुम्हें पता है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता है, डायरेक्शन के बारे में पता है, राइट? मैग्नीट्यूड हमें मॉड के साथ लिखना है, डायरेक्शन हम लॉजिकली लिखेंगे, ऐसा सब कुछ हमें बताया हुआ है। अब हम इसके केसेस देखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखो स्टार मार्क देके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज। देखना, मतलब सिंपल है, हमारे पास कोई लाइन चार्ज है, लेंथ इनफाइनाइट है इधर भी और इस तरफ भी, ठीक है। और हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिंपल पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, राइट? अब सिंपल समझते हैं, इतना तो हमें समझ में आता है कि इनफाइनाइट के टर्म्स एंड कंडीशन को हम देखें तो इसे मैं डी कहूं तो ये जो एंगल है ये पाई/2 को टेंड कर रहा होगा, और ये भी एंगल पाई/2 को टेंड कर रहा होगा, राइट? तो यहाँ से मैं सिंपल कहूं कि जो मेरा एंगल है अल्फा बराबर बीटा, ये है 90 के बराबर। सही है। अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे ई परपेंडिकुलर बताओ, क्या बताओगे? के लैम्डा बाई डी, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब यहाँ से 90 90 अपन पुट करें तो सिंपल आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई डी। तो हमें ई परपेंडिकुलर पता लग गया। सही है। और सिमिलरली यदि मैं तुमसे कहूँ ई पैरेलल, तो तुम सिंपल कहोगे कि ई पैरेलल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। समझ में आता है तो ये इसका मैसेज करो, नोट करना। हम केसेस देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो इनफाइनाइट लेंथ है तो अल्फा बीटा 90 के बराबर। सिंपल फॉर्मूला में हमने 90 90 प्लेस करा और हमारे पास ये आंसर है। नोट कर लिए हो? डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। चलो अब इसी का हम नेक्स्ट केस देखते हैं। अब मैं तुमसे कहता हूं कि हमें सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से लिखना है। किसकी वजह से? सेमी इनफाइनाइट वायर। सोच के देखना, खुद से लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। देखो, अब इनफाइनाइट की जगह हमने सेमी इनफाइनाइट ले लिया, क्या चेंजेस होगा बताओ? सेमी इनफाइनाइट कहेंगे किसे? तो देखो, एक एंड हमारे सामने होगा और दूसरा एंड हमें पता नहीं होगा कहाँ पे है। तो सिंपल इसकी वजह से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा अल्फा है वो 0 के बराबर है और बीटा जो है वो पाई/2 के बराबर है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो सिंपल यहाँ से मैं ई परपेंडिकुलर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? के लैम्डा बाई डी, ब्रैकेट में साइन 0 प्लस साइन 90। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? के लैम्डा बाई डी। अच्छा, ई पैरेलल की बात करें तो के लैम्डा बाई डी कॉस 0 माइनस कॉस 90। तो यहाँ से सिंपल कितना आएगा? के लैम्डा बाई डी। अच्छा, यदि मैं वेक्टोरली समझूं तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ, तो इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे और इस तरीके से बनेंगे। इसे मैं ई पैरेलल कह सकता हूँ और इसे मैं ई परपेंडिकुलर कह सकता हूँ, राइट? और ये मेरा ई नेट हो जाएगा। तो इसी ई नेट को यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, के लैम्डा बाई डी माइनस आई कैप प्लस जे कैप। इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। रेफरेंस के लिए जो हमारा जंक्शन है वो एक्स इधर है, वाई ऊपर है, ठीक है। नोट करना, ये हम लिख रहे हैं सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से।
नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करना, आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट केस देखेंगे। ध्यान से देखना। देखो, पहले मैं तुम्हें केस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नोट करना। ये हमारे पास कोई लाइन चार्ज गिवन है। यदि मैं ऊपर इसे इस तरीके से ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, तो हम जो कहते हैं, जो हमारा मतलब हम जो टर्म एक्सप्लेन करते हैं उसके हिसाब से इन दोनों लाइन को ना हम बाउंड्री मानते हैं। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में हमने पी पॉइंट को विद इन द बाउंड्री रखा था, है ना। पी पॉइंट को हम इन दोनों लाइन के बीच में ही कहीं रखते हुए सॉल्व कर रहे थे। ऊपर अपन ने सिंपल डॉट डॉट ड्रॉ किया है इस तरीके से, ठीक है। तो जो अपर एंड ये बॉटम वाली लाइन है ना, इसे अपन सिंपल बाउंड्री से समझते हैं, ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन है ये सिंपल ये है कि हमने पी पॉइंट को आउटसाइड द बाउंड्री रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या सॉल्व करेंगे कि व्हेन, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आउटसाइड द बाउंड्री, आउटसाइड द बाउंड्री। हम बाउंड्री के आउटसाइड के किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। हमें बताया गया कि ये जो एंगल है ये है अल्फा, और ये जो एंगल है ये हमें बीटा बताया गया। तो देखो क्या क्या चेंजेस होगा। सबसे पहली बात तो तुम्हें ये समझना होगा कि हमें जो डी डिस्टेंस लिखना है वो हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए उस लाइन चार्ज और पॉइंट पी से। जैसे मैं इसे आगे एक्सटेंड करूं तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ये हमेशा हम यही डी डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यदि मैं ई परपेंडिकुलर की बात करूं, ई परपेंडिकुलर बहुत ध्यान से समझना, तो क्या मैं लिख सकता हूं के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बताओ, ये तुम्हें समझ आया क्या? यहाँ पे माइनस क्यों होगा, ये तुम्हें समझ में आया क्या? मैसेज करो यदि समझ में आता है तो तुम्हें। अरे वाह, क्यों होगा? बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, जब हमने इस लाइन चार्ज का कैलकुलेशन किया था ना, तो तुम्हें लिमिट याद हो तो हमने माइनस बीटा से अल्फा लिया था। देखो पेज पलट के, लिमिट हमने क्या लिया था, माइनस बीटा से अल्फा। उस टाइम पे माइनस बीटा के लिए हमने ये बोला था कि अल्फा ऊपर की तरफ है, बीटा नीचे की तरफ है। तो बीटा का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है अल्फा के रिस्पेक्ट में, इस वजह से हमने माइनस बीटा से अल्फा लिया था। बट इसमें क्या है कि अल्फा और बीटा सेम डायरेक्शन में है, सेम सेंस में। देखो, तो अल्फा एंड बीटा सेम सेंस में है, मींस मेरा लिमिट होगा बीटा से अल्फा। बोलो, लिमिट कहां से कहां तक होगा बताओ? बीटा से अल्फा। तो जब उस एक्सप्रेशन में देखो तो उस एक्सप्रेशन में प्लस साइन क्यों हुआ था? क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। तो माइनस इधर से और इसके ये माइनस से प्लस हुआ था, बट यहाँ पे तो इस बार माइनस बीटा तो है नहीं, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा, माइनस साइन ही आएगा। समझ में आता है तो ये इसका मैसेज करो। बहुत ही बढ़िया। एक बार और लिमिट यदि तुम्हें एक्सप्लेन कराना है तो तुम्हें पहले पेज पलट के देखना होगा। जिस टाइम पे हमने डेरिवेशन सॉल्व किया था वो पेज पलटो और देखो माइनस बीटा से अल्फा हमने क्यों लिया था, और इसमें कंपैरिजन करो तो मैं खुद समझ में आएगा।
देखो इसका सेम रीजन, मतलब मेन रीजन है अल्फा और बीटा सेम सेंस में होना, और पिछले वाले में अपोजिट सेंस था, ये मेन रीजन है, ठीक है। चलो अब हम ई पैरेलल सोचें एक बार, ई पैरेलल। तो क्या मैं ई पैरेलल की जगह के लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा ही लिखूंगा, क्योंकि इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा के ही होता है, ठीक है। अच्छा ये तो मुझे समझ में आ गई इसकी वैल्यू। अच्छा मुझे डायरेक्शन लिखना हो तो क्या मैं कह सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और ये हमारे पास ई परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास ई पैरेलल। देखो ध्यान से, समझ में आता है तो नोट करो, फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो तुम्हें ये आइडिया लग गया हो अच्छे से, तो बढ़िया, इसका मैसेज करो। बढ़िया। चलो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, क्या मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे क्या? आई थिंक नहीं कराए होंगे। ऐसा नहीं ना? नहीं, चलो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है ए कॉमा ए, ए कॉमा ए हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया गया है। और इस पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करेंगे। चार्ज डेंसिटी लैम्डा और लैम्डा दिया गया है, और सिंपल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। करो तो सॉल्व। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। लगाओ दिमाग। 2 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व करो। किसी को प्रीवियस लेक्चर देखना हो, मान लो किसी वजह से छूट गया हो, तो तुम मुझे पर्सनल मैसेज करना, फिर मैं तुम्हें लिंक सेंड कर दूंगा। फिजिक्स के सारे लेक्चर्स मैंने एक जगह डाउनलोड करके रखे हुए हैं, इन केस किसी को रिक्वायरमेंट हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा।
बिल्कुल सही, सेमी इनफाइनाइट केस लोगे, बिल्कुल सही। लेकिन सेमी इनफाइनाइट केस कैसे लोगे, सॉरी सॉरी, सेमी इनफाइनाइट केस नहीं लोगे यहाँ पे। यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट केस क्यों नहीं लोगे, क्योंकि पी पॉइंट तो यहाँ पे है ना। पी पॉइंट यहाँ पे होता तो तुम लेते सेमी इनफाइनाइट केस इस वायर के लिए, नहीं लोगे सेमी इनफाइनाइट। हाँ बिल्कुल, एंगल 45, एक एंगल 45 और दूसरा एंगल 90। चलो करते हैं सॉल्व, देखना। इसे मैं वायर फर्स्ट मान लेता हूँ और इसे मैं वायर सेकंड मानता हूँ, ठीक है। वायर फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले मैं वायर फर्स्ट के लिए ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिखूंगा। ध्यान से देखना, वायर फर्स्ट के लिए तो यदि मैं ई परपेंडिकुलर लिखूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा के लैम्डा बाई ए। एक एंगल है 90, एक एंगल है 45, तो यहाँ पे सिंपल आएगा 1+1/√2। बोलो आएगा क्या। और इसी को यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो परपेंडिकुलर किस तरफ आएगा, आई कैप की तरफ। सही है, ये मैं वायर फर्स्ट की वजह से लिख रहा हूँ। अच्छा, अब ई पैरेलल की मैं बात करूं तो ये क्या लिखूंगा, के लैम्डा बाई ए। और पैरेलल किधर होगा, नीचे की तरफ। ध्यान से देखो, पैरेलल किधर, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे सिंपल आएगा, देखो कॉस 90 होता है 0, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/√2 माइनस जे कैप। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब यदि मैं वायर सेकंड की बात करूं तो सेकंड की वजह से परपेंडिकुलर ऊपर, तो ई परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, के लैम्डा बाई ए 1+1/√2 जे कैप। और ई पैरेलल की बात करेंगे तो सिंपल लिखेंगे के लैम्डा बाई ए 1/√2 माइनस आई कैप। बोलो, वायर फर्स्ट एंड सेकंड के ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल तुम्हें समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। सही है। अब मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है नेट। तो ई नेट क्या आएगा देखो, ई नेट में देखो तो आई को आई से ऐड करना है। तो आई ये रहा और ये रहा, दिख रहा है तुम्हें। डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो गया था पहले, ओके ठीक है, अब तो ठीक है ना। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो देखो ये माइनस वाला पार्ट इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा मेरे पास के लैम्डा बाई ए आई कैप। ध्यान से देखना, इन दोनों को ऐड करें तो फिर 1/√2 वाला कैंसिल होगा, तो बचेगा के लैम्डा बाई ए जे कैप। तो जो मेरा नेट आंसर होगा, इसे और थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखें तो के लैम्डा बाई ए ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप, और इसी का यदि मुझे किसी ने मैग्नीट्यूड पूछ दिया तो के लैम्डा बाई ए √2 आंसर।
समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। एंगल कैसे आए, देखो इधर मैं इस तरीके से देखूं तो ये भी ए है और ए है, तो ये 45 नहीं होगा। सोचो tan थीटा लगा दो, और इनफाइनाइट वाला एंगल तो 90 होगा ना। देखो अच्छे से। हाँ मतलब ठीक है, इतना तो रहेगा ना। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे, ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, लेंदी तो कुछ नहीं है। पहली बार सॉल्व कर रहे हो इस वजह से ऐसा लग रहा है। 3-4 क्वेश्चन अपन अभी सॉल्व कर लेंगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। पैरेलल में जे कैप और आई कैप कैसे डिसाइड, साइन कैसे, अरे सिंपल है ना। तुम्हें ये सब तो पहले पढ़ाया गया है यार, कंफ्यूज मत हो। अब देखो इस वायर के से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक नीचे, सिंपल। अब इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एक इधर और एक इधर, वैसे डिसाइड कर रहे हैं अपन तो। डायरेक्शन तो अपन ने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम वैसा ही है, कुछ भी नया काम नहीं है। समझ में आ गया हो अच्छे से तो यस का मैसेज करो, नोट कर लियो, डन का मैसेज करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हो। ये ध्यान रखना, ये सब हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े क्या। ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हमने नहीं देखा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पढ़ लिए क्या, पढ़ा दिया हूँ मैं। नो, ओके वही तो। नहीं हाँ वही वही, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हेडिंग लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास ये रिंग है, रेडियस है r, चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा का गिवन है इस तरीके से, ठीक है। और लैम्डा का चार्ज डेंसिटी है, और ये सेंटर पे पॉइंट है O। मुझे बताओ O पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, जीरो, यही लिखोगे क्या। बिल्कुल सही, जीरो। तो ये तो सिंपल समझ में आया कि सेंटर पे जीरो, ये बहुत इजी है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक रिंग को हमने इस तरीके से प्लेस करा है, ठीक है। मतलब रिंग इस प्लेन में है, ठीक है। हाँ इस वाले प्लेन में, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस अवे हमने कोई पी पॉइंट अज्यूम करा है, और हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं, ठीक है। हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से। रेडियस हमें आर पता है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डी क्यू एलिमेंट कंसीडर करा, ठीक है, डी क्यू। और इस डी क्यू एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो इस तरफ होगा। और डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से हम इसे डीई कह रहे हैं। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर और एक इधर। इस एंगल को थीटा कहोगे तो ये भी थीटा, और इधर का कंपोनेंट आएगा डीई कॉस थीटा, और इस तरफ का कंपोनेंट आएगा डीई साइन थीटा।
सोच के देखना, एक ऐसा ही एलिमेंट यदि मैं नीचे मानता हूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी और इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, तो क्या साइन वाले साइन से कैंसिल हो जाएंगे क्या? यस का मैसेज करो। साइन के जो कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो कायदे से मुझे क्या सॉल्व करना चाहिए? सिर्फ कॉस। सही है ना? सिर्फ हमें क्या सॉल्व करना है? कॉस के कंपोनेंट्स। अब बस सिंपल है, करते हैं सॉल्व। तो देखो, अच्छा, ये लेंथ हमें लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सोचना, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लिखना चाहते हैं, तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। सही है। अच्छा, डीई को क्या लिखते? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह पे यही आएगा, तो क्या लिखोगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ? एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? और हम इसी का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो सिंपल, जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकालें और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बनेगा। अब देखो, अब पहले ये बताओ, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एक्स तो यहाँ कांस्टेंट है ना, क्योंकि हमने पॉइंट को फिक्स कर दिया, दैट मींस एक्स कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। और डी क्यू का इंटीग्रेशन सिंपल क्यू, तो जो मेरा आंसर है ई कितना आ जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये रिजल्ट हमें याद भी रखने हैं, ठीक है, नोट करना। देखो, यदि तुम ऐसा कहते हो कि हम यहाँ पे इसको इससे कैंसिल करके और यहाँ पे 2 टाइम्स कर दें, 2e डी कॉस थीटा, तो तुम जो यहाँ पे लिमिट हम 0 से q ले रहे हैं ना, फिर यहाँ पे तुम्हें 0 से q/2 लेना होगा। क्यों? क्योंकि तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब तुमने इस नीचे वाले को ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करा हुआ है, तो फिर हम लिमिट में हाफ कर देंगे, तो बात एक ही है। ये डिटेल में तुम इंटीग्रेशन जब मैथ्स में पढ़ोगे ना, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तुम चाहो तो इसमें हम देखो, हम यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल लॉजिकली कर रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारा यदि मन है कि हाँ मैं 2 लगाऊं, तो फिर यहाँ लिमिट में तुम्हें चेंज करना होगा, फिर लिमिट में हम 0 से q/2 लेंगे, ठीक है, हम हाफ रिंग को ही इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ है। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। लास्ट में करना, अभी नहीं, है ना, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना फिर करना, क्योंकि बुक में क्वेश्चंस मिक्स करके दिए जाते हैं। तो एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो, चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, फिर करना। अभी तुम्हें करने का मन है तो 11th का कोई चैप्टर लेके कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे।
देखो अब हम इस रिजल्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। क्या तुम्हें ऐसा एक्सप्रेशन पहले कभी देखा हुआ है क्या? एनसीईआरटी भी अपन चैप्टर एंड होने के बाद करेंगे, अभी नहीं। वो सब कर लेंगे, डोंट वरी। उसके बारे में तुम टेंशन मत लो, वो सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। बस तुम्हारा काम इतना होना चाहिए कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो अच्छे से समझ में आए, जो होमवर्क दिया जाता है वो अच्छे से करना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी मत सोचो तुम, ठीक है। ये सब हम पे छोड़ दो तुम। कब हमें HCV सॉल्व करानी है, कब, वो सब तुमसे मैं करवा लूंगा। सब कुछ करवा दूंगा, मैंने बोला ना, सब कुछ मतलब सब कुछ। डोंट वरी। चलो पहले हम ये देखें कि इस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। क्या ऐसा एक्सप्रेशन तुमने पहले कभी देखा है क्या? इस टाइप के रिजल्ट्स तुमने पहले देखे हैं क्या? कहाँ देखा है, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब हमने फोर्स मैक्सिमम हमने किया था, याद करो, इक्विलिब्रियम हम जब पढ़ रहे थे। हाँ, जब हमने अलोंग वाई एक्सिस में हमने जो डिफरेंशिएशन, बहुत मुश्किल डिफरेंशिएशन था, कुछ याद आया? बिल्कुल सही, तो ये ऐसा ही है। अब मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फाइंड एक्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग विल बी मैक्सिमम। हमें वो एक्स बताओ जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, तो हमें क्या करना होगा? सिंपल, डीई बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करना होगा। और इस टाइप का हम डिफरेंशिएशन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो क्या मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूँ? बोलो। लिख सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। इधर है हमारे पास एक्स एक्सिस, और इस तरफ है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखो, जब हमने सेंटर पे पॉइंट अज्यूम करा था, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब तुम इंफिनिटी देखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, और नीचे कुछ ऐसे। ऊपर और नीचे सिमेट्री रखना है अपने को, ठीक है। यदि ग्राफ मेरे से ठीक से न ड्रॉ हुआ हो, फिर भी तुम ऊपर और नीचे सिमेट्री रखोगे, ठीक है। देखो, ये है डिस्टेंस हमारे पास r/√2, और ये है डिस्टेंस हमारे पास प्लस, सॉरी, -r/√2, ठीक है। और इस एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करा है, और इस पे हमने डिस्टेंस अज्यूम करा है। कुछ आया समझ? मैंने तुम्हें बहुत स्ट्रेसली करके बोला था, स्ट्रेस देके बोला था कि इस टाइप का डिफरेंशिएशन अपने को 12th फिजिक्स में 3 से 4 बार या 5 से 6 बार अपने को सॉल्व करना होगा। तो इसका रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद हो तो ज्यादा बेटर है ना। तो r/√2 प्लस माइनस के साथ इस वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग मैक्सिमम होगा, हमें ये समझना होगा। ये ऊपर नीचे का हाइट इक्वल बनाना है, ठीक है। ये दोनों हाइट इक्वल बनाना, ठीक है। हाँ, यदि सिर्फ तुम मैग्नीट्यूड लेते हो तो ये ग्राफ ऊपर चला जाता। ये नीचे की तरफ इसलिए आया क्योंकि हमें पता है ये रिंग है। रिंग पे हमने यहाँ पॉइंट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। हमने पॉइंट यदि इधर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, इस वजह से हमने इसे नीचे ड्रॉ किया।
नोट कर लिए हो, डन का मैसेज करना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब लिखना हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। देखो, ये हमारे पास एक कोई सर्कुलर आर्क है। इधर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा गिवन है और रेडियस हमें आर गिवन है। इसकी वजह से हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इसके बीच टोटल एंगल हमें फाई गिवन है, जो मैं डायग्राम में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। एंगल कितना है? फाई। ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है? फाई, जो मैं इधर साइड में लिखा हूं, हमें बस समझना है, ठीक है। चलो, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने क्या करा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ किया कि इस आर्क को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। तो अब सिंपल समझ में आता है, इधर का एंगल होगा 5/2 और नीचे का एंगल होगा 5/2। कंफर्म? ठीक है। हम क्या करते हैं कि थीटा एंगल पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखना, हमने क्या करा कि थीटा एंगल पे एक एलिमेंट कंसीडर करा है, और ये एंगल है हमारे पास डी थीटा का, और यहाँ पे जो चार्ज है उस चार्ज को हम कह रहे हैं डी क्यू। चार्ज को हम कितना कह रहे हैं? डी क्यू। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E, जिसे मैं चाहूं तो डीई भी लिख सकता हूं। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर और एक इधर। तो इधर का कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा और इधर का कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा। क्या मैं सिमिलरली, जैसे अपन ने पीछे वाले में सॉल्व करा था, डीई साइन थीटा को मैं फिर से कैंसिल कर सकता हूँ? क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ऐसा ही एलिमेंट हम यहाँ भी अज्यूम कर सकते हैं। इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसके दो कंपोनेंट्स इधर और इधर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा कौन सा? कॉस का कंपोनेंट, राइट? सही है। एक पॉइंट और देखना है हमें, थीटा इक्वल्स टू होता है L/R। इसी को यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी थीटा को मैं लिख सकता हूं DL/R। तो क्या मैं DL को लिख सकता हूं R डी थीटा? अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, सिंपल समझो। लैम्डा बराबर होता है DQ/DL, तो DQ किसके बराबर आएगा? लैम्डा इंटू DL, और DL को क्या लिख सकते हो? R डी थीटा। कंफर्म? तो मुझे इस पे चार्ज कितना है ये मुझे पता लग गया, अच्छी बात। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करूंगा। किसके बराबर होगा? तो ये होगा सिंपल डीई कॉस थीटा के। तो डीई को क्या लिखोगे? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या लिखोगे? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू में कॉस थीटा। तो देखो, इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह क्या आएगा? के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -5/2 से +5/2 तक। इसको हम यहां से कैंसिल करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। कांस्टेंट बाहर निकालें, के लैम्डा बाई आर, कॉस का साइन हो जाएगा, लिमिट -5/2 से +5/2। रिजल्ट सॉल्व करके 2 के लैम्डा बाई आर साइन 5/2। सही है क्या? एक बार देखो अच्छे से स्टार्टिंग से, फिर बताना।
कंपोनेंट्स कैसे कैंसिल होंगे? देखो, इधर सेम थीटा पे तुम्हें क्या एलिमेंट मानो, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो इधर और इधर आएंगे क्या? तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया। हाँ, जो हमने लिमिट रखा है वो सेम पिछले जैसा ही रखा है, ये एंगल प्लस होगा तो ये माइनस होगा। हम्म। नोट कर लिए हो तो यस का मैसेज करना। चलो, बढ़िया। चलो अपन अब इस रिजल्ट का थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k λ/r साइन π/2, सही है। मानो इस बार हमें लैम्डा की जगह क्यू गिवन है, या फिर मैं चाहता हूं कि लैम्डा को क्यू से रिप्लेस करूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू, या फिर सिंपल क्यू अपॉन लेंथ, और लेंथ को मैं सिंपल r×5 लिख सकता हूँ। ये r×5 कैसे लिखा, थीटा इक्वल्स टू l/r, थीटा इक्वल्स टू l/r, तो l बराबर r×थीटा, तो r×थीटा सिंपल, सही है। तो देखो, E क्या लिखोगे, 2k लैम्डा की जगह q/r×5, और एक r से और मल्टीप्लाई होगा तो r², और यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल साइन π/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k q/r² साइन 5/2 डिवाइड बाई 5, ये सिंपल हमारे पास रिजल्ट आ जाता है।
नोट करना। अब इस पे बेस्ड एंड जो इससे पहले अपन ने लाइन चार्ट सॉल्व किए हैं ना, उन दोनों को अपन मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, तब तक पीछे का फॉर्मूला एक बार देख लो अच्छे से। देखना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। करो तो सॉल्व। ये सेमी सर्कुलर आर्क है, नीचे वाला पोर्शन, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह दिख रहा होगा तुम्हें। चार्ज डेंसिटी लैम्डा माइनस लैम्डा और नीचे 2 लैम्डा। करो सॉल्व। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आंसर सही चाहिए अपने को। 3 मिनट का टाइम है, आराम से सॉल्व करो। बिल्कुल सही। यदि तुमने ऐसा सोचा है कि फाइव टेंडिंग टू जीरो है, तो इसका मतलब कि वो आर्क ना होके पॉइंट चार्ज हो गया है ना? तो बिल्कुल सही आंसर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक पॉइंट चार्ज कैसे, जो हम जानते हैं।
ओके, चलो करते हैं सॉल्व। चलो ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मैं इसे वायर फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे मैं वायर सेकेंड और इसे मैं वायर थर्ड मान लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं। वायर फर्स्ट की वजह से मैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखूं तो इस तरफ होगा। एक एक लाइन, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। क्या लिखोगे? के लैम्डा बाई ए, या फिर आर, के लैम्डा बाई आर आई कैप। ई पैरेलल यदि मैं तुमसे लिखने को बोलूं तो के लैम्डा बाई आर माइनस जे कैप। ये हमने किसकी वजह से लिखा? वायर फर्स्ट की वजह से। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा, देखना। ये हमने वायर फर्स्ट की वजह से लिखा है, ठीक है। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे वायर सेकेंड की वजह से लिख के बताओ, तो वायर सेकेंड तो एक सेमी सर्कुलर आर्क है ना? तो मैं क्या लिखूंगा? E इक्वल्स टू 2 k लैम्डा बाई आर, और साइन 180/290, तो यही होगा। और वेक्टर साइन के साथ तो ऊपर की तरफ जे कैप, बट यहाँ पे लैम्डा 2 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा क्या? तो 4 k लैम्डा बाई आर। ध्यान से एक एक स्टेप देखेंगे। अब हम बात करते हैं वायर थर्ड के लिए। सोच के देखो, थर्ड हमारा नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर इस तरफ होगा और पैरेलल इस तरफ होगा। बोलो, लिख सकते हैं? तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर आई कैप, और ई पैरेलल के लैम्डा बाई आर जे कैप। यहाँ तक तुम्हें इन तीनों की वजह से अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। वायर फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। हाँ, अब हमें क्या करना है? ऐड करना है, सिंपल। तो ऐड कैसे करोगे? इधर जे निगेटिव में है और इधर जे पॉजिटिव में है, कैंसिल हो गया। तो देखो, एक और एक दो, और इधर 4। तो सिंपल आंसर यदि मैं लिखना चाहूं तो जो मेरा ई नेट आएगा वो आएगा 2k 2 k लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस 4 k लैम्डा बाई आर जे कैप। ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। बहुत ही बढ़िया, गुड। और मैग्नीट्यूड की हम बात करें, यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई नेट हम क्या लिखेंगे बताओ? 2 k लैम्डा बाई आर मैंने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे आएगा √5, मतलब 2√5 k लैम्डा बाई आर। वायर थर्ड में वेक्टर नहीं आया। देखो, हमें पता है कि वायर थर्ड एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे यदि तुम देखो तो परपेंडिकुलर अपनी तरफ लेगा ना ये, सोचो। और इधर का पोर्शन अपनी तरफ खींचेगा। पहले तो नेट, ये देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ होगा, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, तो कर दिया, लिख दिया। ऐसे नहीं समझ में आता है तो वायर थर्ड को पॉजिटिव मान के सॉल्व करो और उसमें माइनस लगा दो, है ना? तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो आगे बढ़ेंगे। इस टाइप के एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं सॉल्व करने को। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखना, सिंपल हमारे पास एक वायर है इस तरीके से, ऐसे। देखो ये इधर इस तरफ इनफाइनाइट, और इधर हमारे पास कोई पॉइंट P है, ठीक है। ये तुम्हें क्वार्टर सर्कल जैसा दिख रहा होगा, एंड इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है a, इधर है लैम्डा, 2 लैम्डा, या फिर सिर्फ लैम्डा रहने दो, या माइनस लैम्डा रहने, चल लैम्डा रहने दो ना, और इधर है माइनस लैम्डा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। करो तो सॉल्व। रेडियस इसे तुम a के बराबर ही कहोगे, और ये एंगल है 90। करो तो सॉल्व, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P।
ओके, इस बार आंसर सभी का सही आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं, समझते हैं अब। देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इधर से एक मैं, जैसे अपने को डॉट डॉट दिया भी है, इसे यदि मैं वायर फर्स्ट मानता हूँ तो ये हमारे पास वायर सेकंड और ये हमारे पास वायर थर्ड। वायर फर्स्ट इस पर सेमी इनफाइनाइट है, कैसे पता? क्योंकि हमें पता है एक एंड के जस्ट ऊपर ही तो पॉइंट है, समझ रहे हो? तो यदि मैं वायर फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ, वायर फर्स्ट के लिए, तो मैं क्या क्या लिखूंगा? ई परपेंडिकुलर बराबर के लैम्डा बाई ए आई कैप, ध्यान से देखना, ई पैरेलल के लैम्डा बाई ए माइनस जे कैप, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ वायर सेकंड के लिए। तो देखो वायर सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे इधर और इधर, और ये एंगल कितना होगा 45, ये हमें ध्यान रखना है। तो वायर सेकंड के लिए हम यदि ई लिखें तो हम क्या लिखेंगे बताओ? 2 के लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे साइन 90 बाई 2 45, तो ये बन जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे बनेगा √2 के लैम्डा बाई आर, और इसी को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ए आ जाएगा यहाँ पे सिंपल, है ना? इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो लिखूंगा के लैम्डा बाई ए आई कैप और के लैम्डा बाई ए जे कैप। कैसे? तो cos 45 sin 45 वो होता है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं वायर थर्ड के लिए। थर्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे की तरफ क्या लिखोगे? के लैम्डा बाई ए माइनस जे कैप। पैरेलल की मैं बात करूं तो पैरेलल इस तरफ, मतलब के लैम्डा बाई ए आई कैप। तो एक बार देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड वायर के लिए जो हमने इंफॉर्मेशन लिखा है वो तुम्हें यदि समझ आता है तो यस का मैसेज करो। कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो अब आते हैं, ऐड करना है अपने को। ऐड कैसे करेंगे देखो, जे से जे कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो आई है 1 2 3, तो मैं सिंपल लिखूं, ई नेट है हमारे पास 3 के लैम्डा बाई ए आई कैप प्लस जे हमारे पास सिंपल एक ही है, तो यहाँ पे माइनस पहले ही लगा देता हूँ, के लैम्डा बाई ए जे कैप। तो ये है मेरे पास आंसर। एक बार देखो अच्छे से, समझ में आता है तो मुझे यस का मैसेज करो। बहुत ही बढ़िया। तो आई थिंक तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन में अब कोई दिक्कतें नहीं आएगी, तो मैं अच्छे समझ में आ गया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेक्टर फॉर्म में तो यही आएगा ना ईशान, के लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में 2 + √2।
ये किसका आंसर लिखे हो? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो बढ़िया। तो देखो, हम्म, ठीक है। टाइम कितना है? 10 मिनट हो जाएगा। हेडिंग लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। देखो, समझने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे पास डिस्क, ज्यादा ही मेरा ग्राम हो गया। इधर है हमारे पास ये डिस्क, है ना? और इस डिस्क की वजह से एक्स डिस्टेंस अबे कोई पी पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना चाहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा गिवन है, रेडियस हमें आर गिवन है। हम क्या करते हैं कि कोई स्मॉल आर रेडियस का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं। और ये एलिमेंट किस टाइप का तुम्हें दिखेगा? ये तुम्हें एक रिंग की तरह दिखेगा। अब ये रिंग की वजह से मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ। अभी जस्ट लिखा, क्या लिखेंगे? डी ऑफ ई पी बराबर के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। बोलो, लिख सकते हैं क्या? इस आर मतलब ये जो सर्कुलर रिंग है, इसकी वजह से पी पॉइंट पे, और इस सर्कुलर रिंग पे हमने चार्ज मान लिया है कितना? डी क्यू। तो इसके बेसिस पे हमने लिखा। अच्छा, यदि हमें इस डी क्यू के बारे में लिखना होगा तो मैं सिंपल लिखूंगा सिग्मा इंटू डी एरिया। और एरिया हम क्या लिखेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 पाई आर इंटू डी आर। कैसे लिखा ये एरिया? देखो, लेंथ कितनी होगी बताओ? 2 पाई आर। थिकनेस कितना? डी आर। तो लेंथ इंटू वेड्थ अपन ने कर दिया, तो हमें सिंपल एरिया पता लग गया। ठीक है ना? तो 2 पाई आर इंटू डी आर, तुम्हें एरिया समझ आया होगा। तो इस बेसिस पे यदि मैं डी क्यू लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 2 पाई, या फिर सिंपल सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर। रिप्लेस करेंगे, क्या आएगा? के 2 पाई आर सिग्मा डी आर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। सही है। इसी को हमें इंटीग्रेट करना है ई नेट के लिए। यदि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसी डीई को इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से देखना, कांस्टेंट बाहर निकालते हैं तो क्या क्या आएगा? 2 पाई के सिग्मा बाहर, 2 पाई के सिग्मा बाहर, एक्स भी बाहर, इधर आया। इस 2 को भी अंदर रहने दो। 2 dr डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, और लिमिट रहने दो। पहले तुम्हें यहां तक समझ में आता है तो ये इसका मैसेज करो। ये जो मैंने अभी तक पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया हो तो मुझे ये इसका मैसेज करो। सही है। अब हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो मैथ्स में जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये तो बहुत इजी इंटीग्रेशन है, इससे भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट पढ़ोगे तो उसी में एक मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन। उसमें हम क्या करते हैं? किसी टर्म को किसी दूसरे टर्म से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, साइड में देखना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया, सपोज करूँ, है ना? जब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2r dr बराबर dt आएगा, क्योंकि x तो कांस्टेंट है। तो क्या मैं 2r dr की जगह dt रख सकता हूँ क्या? तो ये इंटीग्रेशन कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखना। पाई के सिग्मा एक्स, ऊपर आएगा dt और नीचे आएगा t पे पावर 3/2। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो k पाई सिग्मा एक्स, और ये आएगा t की पावर -12 और -12। सही है। इसको और फर्दर सॉल्व करें तो k पाई
सिग्मा एक्स और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और आएगा -1 अंडर रूट टी। ठीक है, पहले यहां तक नोट करो तो फिर आगे बताता हूँ। इसके ऊपर हेडिंग लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क। चलो आगे देखेंगे, नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। करो, नोट करो। देखना, अब इसी इंटीग्रेशन को हम थोड़ा आगे और सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर मैं मिटा रहा हूँ, देखना। तो जो हमारे पास ई सॉल्व करके आया है वो कितना आया है, 2k सिग्मा एक्स -1/r² प्लस x² का अंडर रूट, क्योंकि हमने t इसी को माना था। अब हम लिमिट रखेंगे 0 से कैपिटल R। अब मैं यहाँ से k को ना ओपन कर रहा हूँ, तो 2 सिग्मा एक्स और k है क्या, 4 इप्सिलॉन नॉट। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ध्यान से देखना। और यहाँ पे हम लिमिट रखें तो हमें जो दिखेगा 1/x-1/√r² प्लस x², ये दिखेगा लिमिट रखने के बाद। इसे हम और आगे सॉल्व करें तो सिग्मा/2 इप्सिलॉन नॉट, x को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से आएगा 1 - r² प्लस x²। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। इस रिजल्ट का एनालिसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम कम है हमारे पास, इस वजह से इस रिजल्ट का अपन एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बस अभी यहाँ तक नोट कर लो। लिमिट्स क्या रखी, 0 से कैपिटल R, क्योंकि हमने जो एलिमेंट माना था रिंग, उसे हम 0 से R तक वेरी करा सकते हैं ना। लिमिट है 0 से कैपिटल R। x ऊपर आएगा ना अंडर रूट के, बिल्कुल सही बोल रहे हो, x यहाँ ऊपर रहेगा, सही है। हाँ, तो इस रिजल्ट का एनालिसिस मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। पहले मैं तुम्हें होमवर्क दे दूं,
होमवर्क है बिगनर बॉक्स 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 10, 13, 15, 13 एंड 15 बिगनर बॉक्स 2 एंड बिगनर बॉक्स 3 में 4, 5, 6, 7, 8 इतने क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट डे का होमवर्क है। बिगनर बॉक्स 2 एंड बिगनर बॉक्स 3, 3, 4, 6, 10, 13, 15, बिगनर बॉक्स 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी पहले ये सॉल्व करो, एचसीबी में कोई होमवर्क नहीं है। नहीं, सैटरडे को नहीं है, हम कल डिस्कस करेंगे। और अपन जो सैटरडे को रिवीजन क्लास में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें मैं स्पेशली 1D और प्रोजेक्टाइल मोशन के डाउट्स डिस्कस करूंगा, है ना, क्योंकि एक साथ इतना डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो हम 1D और प्रोजेक्टाइल मोशन के डाउट डिस्कस करेंगे, और उसके अगले सैटरडे को हम फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ रिमेनिंग पार्ट और फिर रिलेटिव मोशन। ठीक है, इसे हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखना। बिगनर बॉक्स 2 एंड 3 के डाउट्स को हम कल डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर कि तुम ये सॉल्व कर लिए हो। ठीक है, पिछली बार का होमवर्क था एचसीबी में, हमने 20 तक दिया था, 10, 11 से 20 तक। सैटरडे को हम 1D और प्रोजेक्टाइल मोशन, बस इतना ही डिस्कस करेंगे। रिलेटिव मोशन वाला पोर्शन उसके अगले सप्ताह जो सैटरडे आएगा ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1.5 घंटे में उतना कुछ हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर दूं, इस होमवर्क को हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।